गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है ना बच्चों? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का आज पहला जो टॉपिक करना है वो हमें पढ़ना है बच्चों, स्कोप ऑफ साइबर लॉस। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को साइबर एक्ट या साइबर लॉ भी कहा जाता है, साइबर रिलेटेड टू कंप्यूटर। ठीक है ना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को साइबर लॉ या साइबर एक्ट भी कहा जाता है। इनफैक्ट बुक में भी इसका नाम साइबर लॉज ही है। क्या बात समझ में आती है? तो बच्चों इसके स्कोप के बारे में पढ़ना है कि भैया साइबर लॉ, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने से क्या क्या चीजों में स्कोप बढ़ा है, या आप कह लो स्कोप की जगह हम इसे इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। साइबर लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है बच्चों, उस बारे में पढ़ना है। तो देखो, एक चार्ट की फॉर्म में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला स्कोप, सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें साइबर लॉ की मदद से मिला है, सबसे पहला बेनिफिट है बच्चों ई कॉमर्स। आप सब जानते हो। क्या ई कॉमर्स के बारे में कुछ बताने की जरूरत है? नो सर। ई कॉमर्स को मैं कह सकता हूं ई बिजनेस। अरे भाई, बिजनेस इन इलेक्ट्रॉनिक मैनर। सर कोई एग्जांपल तो बताओ। अरे भाई, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम, ये सारे के सारे क्या हैं? ई कॉमर्स के एग्जांपल। आज के टाइम पे घर बैठे बिलियंस का बिजनेस करते हैं लोग। मार्क जकरबर्ग देख लो, गूगल के लैरी पेज को देख लो, जेफ बेजोस अमेजन के सीईओ को देख लो। क्या इन्हें गली गली जाके दुकानों पे बैठना है? नो। सिर्फ अपने घर बैठकर इन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। सेलर यहां से सेल करे, बायर वहां से बाय करे, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आप दोनों को, हम एक इंटरफेस बन गए हैं। सेकंड, और बताओ सर, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रखा है तो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ई कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। वेयर वेयर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कॉमा एक्सेप्टेंस, कॉमा रेवोकेशंस इज डन इन is done in is done in इलेक्ट्रॉनिक मैनर, जहां पे आप ऑफर प्रपोजल और ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस रेवोकेशन का किसी भी तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मैनर में कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक मैनर जैसे कि मान लो आपने कोई कंट्रैक्ट करा थ्रू ईमेल, आपने ईमेल से ही ऑफर भेजी, ईमेल से ही एक्सेप्टेंस ली, या आपने यूज करा मान लो व्हाट्सएप, तो उसे क्या ई कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा? यस। तो आजकल सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैसे करे जा सकते हैं? ऑनलाइन। तो पहले दो बेनिफिट्स क्या हो गए? ई कॉमर्स, बिजनेस, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे देखो, आगे देखो और क्या बेनिफिट है। थर्ड, बिजनेस सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग। बिजनेस बिजनेस सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग। सर ये बिजनेस सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग क्या होता है? आप लोगों को पेटेंट्स तो पता होंगे क्या होते हैं। पेटेंट्स बच्चों, किसी भी तरह का पेटेंट होता है किसी प्रोसेस के लिए। आपने सुना है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे या फिर जिन्हें बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो पेटेंट्स किस लिए करवाए जाते हैं? पेटेंट्स बच्चों किसी प्रोसेस के लिए करवाए जाते हैं। जैसे समझना बच्चों, आप एक फेसबुक यूज करते हो, एक एप्लीकेशन है फेसबुक। आपको क्या लगता है कि फेसबुक जो आपने सिर्फ सामने देख लिया कि भाई
प्रोफाइल फोटो लग गई, लाइक हो गया, कमेंट हो गया, शेयर हो गया, पोस्ट हो गए, सिर्फ इतना ही फेसबुक है? नो बच्चों, इस फेसबुक जो आप आउटर से देखते हो, सामने से देखते हो, एक्सटर्नली देखते हो, इसके इंटरनल लैक्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, एल्गोरिथम्स हैं जिससे ये जनरेट होता है। जो साइंस का बच्चा है वो ये बहुत अच्छे से समझ सकता है कि उसको करने के लिए पीछे बहुत सारी एल्गोरिथम्स चल रही हैं, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे किसी ने लाइक कमेंट करा तो वो एक प्रोसेस चलेगा जिससे वो कमेंट अपीयर होगा। किसी ने शेयर करा किसी और के पोस्ट पर तो वो एक प्रोसेस है, वो रन होगा और वो शेयर होगा। तो उस एक तरह से सॉफ्टवेयर ही तो है। अगर आप फेसबुक की बात करो तो ये एक सॉफ्टवेयर ही तो है। तो क्योंकि साइबर लॉ हर चीज की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए उन सॉफ्टवेयर्स के प्रोसेसेस की भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। क्या बताना, आप या कोई और फेसबुक के सेम प्रोसेस को अपनी किसी सॉफ्टवेयर में रिपीट कर सकता है? आंसर इज नो। फेसबुक वाले केस डाल देंगे आप पर कि आपने हमारे पेटेंट को, हमारे प्रोसेस को यूज करा है, चोरी करा है। इसे बोलते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग, कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके पीछे जो जुड़े हुए प्रोसेसेस हैं जिससे वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, आपने उस प्रोसेस को पेटेंट करवा लिया। आपने उस प्रोसेस को क्या करवा लिया? पेटेंट करवा लिया, कि आपके अलावा वो प्रोसेस को कोई कॉपी या चोरी कर नहीं सकता। ये सब इसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है सर, और बताओ। 3 बातें समझ गई? ई कॉमर्स, ई कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग। नेक्स्ट, अरे भाई, जब आप लोगों को हम ये कह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस कर लो, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर लो, पैसा कमाओ, घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक पैसा कमाओ, तो क्या आपसे टैक्सेशन भी ऑनलाइन नहीं लेंगे? जब आपको पैसा कमाने का मौका ऑनलाइन दे रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट आपसे पैसा भी ऑनलाइन नहीं देगी? यस, ई टैक्सेशन। बता दो, आज के टाइम पर कोई पहले की तरह 90s के टिकट्स की तरह लाइनों में लग के, बैंक में लाइनों में लग के जमा करता हो पैसा बैंकों में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि ये लो जी मेरा इतना टैक्स बन रहा है, ये लो जी टैक्स चेक कर लो? सब कुछ ऑनलाइन है। आपको साल के एंड में इनकम टैक्स पे करना है, फोन करो चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो घर बैठे कैलकुलेशन करेगा, घर बैठ के एनईएफटी करेगा, आईएमपीएस कर देगा, खत्म। जीएसटी पे करना है, पोर्टल पे लॉगिन करो, जीएसटी का टैक्स पे कर दो। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। जब बिजनेस ऑनलाइन तो भैया टैक्सेशन भी ऑनलाइन। इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज ऑनलाइन, टैक्स रेवेन्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मैनर। आगे, अब ये जो पॉइंट है बच्चे, इसमें बच्चे क्या, एवरीवन इज कंफ्यूज विद दिस ई गवर्नेंस। अब किसी से बोलो ना आप, तो वो यही मानते हैं जी ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स तो इंटरचेंजेबल टर्म्स है, इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। ये ई कॉमर्स भी एक है, ई गवर्नेंस भी एक है, सब यही मानते हैं। किसी से भी पूछ लो, किसी से पूछो ई गवर्नेंस क्या है, ई कॉमर्स क्या, सबका आंसर यही। देखो ना फ्लिपकार्ट, देखो आजकल आधार कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है, पैन कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है, यही तो ई कॉमर्स है। अरे नहीं, ई कॉमर्स है बिजनेस, ट्रेड। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, शॉपक्लू, ये ई कॉमर्स है जहां पे पर्सन बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। ई गवर्नेंस ई कॉमर्स नहीं है, ई गवर्नेंस इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां का मतलब यह है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लिख लो, इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जब टेक्नोलॉजी का यूज, कंप्यूटर्स का यूज गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स के लिए करती है, अपने डिपार्टमेंट्स में अपने कामों के लिए करती है, उसे ई गवर्नेंस बोला जाता है। जैसे कि बताना, जब आप पैन कार्ड इशू करवाते हो, क्या गवर्नमेंट ये बिजनेस कर रही है? अरे भाई,
गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दे रही है आजकल पैन कार्ड इशू करने की, वो ई गवर्नेंस है। पहले लोगों को फिजिकली अप्लाई करने जाना पड़ता था, आजकल नहीं जाना। आधार कार्ड ऑनलाइन एनरोल हो रहा है। आजकल पासपोर्ट, आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। सिर्फ एक दिन अपॉइंटमेंट डेट आती है जिस दिन आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर अपनी फोटो खिंचवानी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, और बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होती है। प्रोसेस सारा का सारा ऑनलाइन है, सिर्फ वेरिफिकेशन क्या है, फिजिकल है। बताना, क्या ये ई गवर्नेंस है या ई कॉमर्स है? ये ई गवर्नेंस है। गवर्नमेंट अपने कामों के लिए जो होते हैं उनमें क्या यूज कर रही है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। दिस इज ई गवर्नेंस। तो कभी भी एक लेमैन की तरह ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में कंफ्यूज मत होना, इन्हें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट मत मानना। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के लिए बेनिफिट है, सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है कि भैया ई कॉमर्स ई गवर्नेंस को एक जैसा ही कह दो। ठीक है सर। तो 5 बेनिफिट्स अभी तक बताए आपको, ई कॉमर्स, ई कॉन्ट्रैक्ट्स, पेटेंटिंग, टैक्सेशन, ई गवर्नेंस। और लास्ट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है साइबर क्राइम्स रोकने का। किस पर? अपनी कड़ी नजर रखने का, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाने का। साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स नाम से ही पता चल रहा है, कंप्यूटर क्राइम्स, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन स्टॉकिंग, ऑनलाइन ये मनी हैम्परिंग वगैरह, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑनलाइन क्राइम्स हैं। अब साइबर क्राइम्स के ऊपर पूरा एक सेपरेट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर साइबर क्राइम्स पूरा का पूरा अलग एक सेपरेट टॉपिक ही चलेगा जो आज की पूरी क्लास ले जाएगा। फटाफट आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ाता हूं साइबर क्राइम्स। इतने को एक बार रीड कर लो। चलें जी आगे, लेट्स गो। साइबर क्राइम्स, अब अगली हेडिंग डाल लो बच्चों, साइबर क्राइम्स। अगली एक हेडिंग ही डाल लो, साइबर क्राइम्स। पहले तो बच्चों साइबर क्राइम की एक जनरल डेफिनेशन समझो। साइबर क्राइम होता क्या है? एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, एनी क्रिमिनल एक्ट which is associated with computer, which is associated with computer, जो बच्चों कंप्यूटर से एसोसिएट कर दी जाए। जो आप ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं हमारे साथ, पेटीएम के, बैंक अकाउंट्स के, स्टॉकिंग करते हैं लोग, प्रोफाइल पिक्स निकाल ली, एडिट कर दिया, उधर यूज कर दिया, ये सब सारे के सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। तो ये तो एक जनरल डेफिनेशन बताई मैंने। अभी साइबर क्राइम्स के बारे में सिर्फ डेफिनेशंस पढ़नी है, फिर साइबर क्राइम्स क्या होते हैं उनकी कैटेगरी भी पढ़नी है बच्चों। तो मॉड्यूल में 3 तरह की साइबर क्राइम की डेफिनेशन दे रखी है। ये जो डेफिनेशन बताई ना, ये तो जनरल डेफिनेशन है, कहीं भी यूज कर लो। मैंने अपनी एक जनरल डेफिनेशन दी है, कुछ ऑथर्स ने इनकी डेफिनेशंस भी दी। जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होगे ना, बहुत सारे ऑथर्स अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं, इस ऑथर ने ये कहा, इस ऑथर ने वो कहा। ऐसी साइबर क्राइम्स की भी डेफिनेशन दी है कुछ ऑथर्स ने, समझना पेपर में आ सकती हैं। पहली डेफिनेशन दी है किसने? पहली डेफिनेशन दी है मार्क एम गुडमैन। मार्क एम गुडमैन, मार्क एम गुडमैन, गुडमैन है ये। इन्होंने साइबर क्राइम के बारे में क्या कहा बच्चों? मैं साइबर क्राइम को सीसी लिख रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, साइबर क्राइम को सीसी लिख रहा हूं। इन्होंने कहा साइबर क्राइम इज ऑफ 3 टाइप्स। जी, साइबर क्राइम 3 तरह का हो सकता है। साइबर क्राइम 3 तरह का हो सकता है। क्या क्या जी? पहले, क्राइम
वेयर कंप्यूटर इज टारगेट, जहां पे टारगेट क्या था, कंप्यूटर, जहां पे किसी ने कंप्यूटर को टारगेट बनाया है। और वेयर कंप्यूटर इज टूल, जहां पे कंप्यूटर को टूल बनाया है। टूल का मतलब कंप्यूटर का यूज करा है, समझना। पहले केस में कंप्यूटर टारगेट था, हम कंप्यूटर को ही टारगेट कर रहे थे। दूसरे केस में हमने कंप्यूटर का यूज करा है किसी और को टारगेट बनाने के लिए। और थर्ड, वेयर कंप्यूटर इज इंसिडेंटल, वेयर कंप्यूटर इज इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब जहां पे कंप्यूटर या उसका कोई टूल जुड़ा हुआ है किसी भी क्राइम से, इंसिडेंटल है। क्या बात समझ में आती है? तो मार्क एम गुडमैन ने क्या कहा कि साइबर क्राइम तीन तरह के हो सकते हैं, जहां पे कंप्यूटर इज टारगेट, कंप्यूटर इज टूल और कंप्यूटर इज इंसिडेंटल। दूसरी डेफिनेशन दी है बच्चों, दूसरी डेफिनेशन जो दी है वो दी है नंदन कमात, मिस्टर नंदन कमात, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है ये। नंदन कमात, नंदन कमात ने क्या कहा कि भैया एज इंटरनेट, एज इंटरनेट इज कंपोज्ड, जो इंटरनेट का पूरा फ्रेमवर्क है वो किसका बना हुआ है, एज इंटरनेट इज कंपोज्ड ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट इज कंपोज्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड एनी क्राइम ऑन इंटरनेट, अगर कोई भी क्राइम इंटरनेट पर होता है इज कंप्यूटर क्राइम। ठीक है जी, इन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात बोली। इन्होंने कहा जी देखो, पूरा का पूरा जो इंटरनेट है वो किससे कंपोज है, कंप्यूटर से। तो अगर कोई क्राइम कहाँ पे होता है, अगर कोई क्राइम इंटरनेट पे होता है तो उसे भी कंप्यूटर क्राइम कहा जाएगा, कंप्यूटर क्राइम या फिर साइबर क्राइम कहा जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो दो लोगों की डेफिनेशन हो गई। मार जनरल डेफिनेशन क्या बताया मैंने, कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जहां कंप्यूटर किसी भी तरीके से लिंक्ड है उसे साइबर क्राइम मानेंगे। मार्क एम गुडमैन ने कहा कि साइबर क्राइम तीन टाइप के हैं, जहां पे कंप्यूटर टूल है, टारगेट है, इंसिडेंटल है। नंदन कमात ने कहा कोई भी इंटरनेट का क्राइम भी कंप्यूटर क्राइम कहलाएगा। और थर्ड है सुरेश टी विश्वनाथन, ये भी इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, सुरेश टी विश्वनाथन। इन्होंने कहा, इन्होंने साइबर क्राइम को डिफाइन करा। इन्होंने कहा साइबर क्राइम इज ए illegal act, a illegal act where where computer tool is object, where जहां पे आपने कंप्यूटर टूल को किसी ऑब्जेक्ट की तरह यूज करा। बी एनी इंसिडेंट, या फिर कह लो एनी कंप्यूटर अब्यूज, एनी कंप्यूटर अब्यूज, या किसी भी तरीके से आपने कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करा है। तो सुरेश टी विश्वनाथन ने क्या कहा, कोई भी इलीगल एक्ट जहां पे कंप्यूटर टूल को यूज करा गया है या फिर किसी भी तरीके से कंप्यूटर का मिसयूज करा गया है उसे साइबर क्राइम कहा जाएगा। फटाफट साइबर क्राइम की डेफिनेशंस को नोट डाउन करो, साइबर क्राइम की डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट लो। अब हमें पढ़ना है साइबर क्राइम्स के क्लासिफिकेशन की क्या क्या चीजें साइबर क्राइम्स में आती हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलें आगे। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलो, साइबर क्राइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स।
क्लासिफिकेशन या कह लो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, कितने टाइप्स के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। तो बच्चों ये कहता है 4 टाइप्स में साइबर क्राइम क्लासिफाइड है, 4 कैटेगरीज में स्पेसिफाइड है। 4 कैटेगरीज आर देयर। फर्स्ट, ऐसे साइबर क्राइम्स जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में होते हैं, अगेंस्ट इंडिविजुअल। ऐसे साइबर क्राइम्स जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होते हैं, अगेंस्ट इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी, अगेंस्ट इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी। या ऐसे क्राइम जो पूरी की पूरी एक सोसाइटी को हैम्पर करते हैं, पूरी की पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट में होते हैं, अगेंस्ट सोसाइटी। या ऐसे साइबर क्राइम्स जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में होते हैं, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 कैटेगरीज में साइबर क्राइम क्लासिफाइड है। डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मॉड्यूल से रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग ही तो करनी है। आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। देखो भाई, मैंने बताया ना 4 कैटेगरीज हैं, 1 2, देखो, अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, अगेंस्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट सोसाइटी। अब देखते हैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। हैरेसमेंट वाया ईमेल, आप समझते ही होगे, आप भी अपनी जब ईमेल चेक करो आप देखते होगे लाखों मेल्स आ जाती हैं हमारे पास, एक तरह से वो हैरेसमेंट ही है। या फिर ऐसी ईमेल समझ लो जो आपको टारगेट बनाने के लिए आ रही है, कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ आ रही है, कुछ फेक न्यूज के साथ आ रही है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब आप समझते ही होगे, कोई आपके बारे में आपको फॉलो करे जा रहा है, अब्रप्टली अनकंफर्टेबली इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है आपके लिए, ठीक है ना, इसे बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। गर्ल्स ये बात को इजीली समझ सकती हैं, जैसे फिजिकली अब आप जा रहे हो, कि आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको कमेंट्स कर रहा है, या आपको अब्रप्टली देख रहा है, या फॉलो करे जा रहा है एक तरह से, तो ऐसे ही कोई साइबर स्टॉक कर रहा है, आपको ऑनलाइन फॉलो कर रहा है, ऑनलाइन आपके बारे में आपकी पिक्स निकाल रहा है, कॉपी कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, वो साइबर स्टॉकिंग, ठीक है ना। आगे समझो। डिससेमिनेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, डिससेमिनेशन ऑफ, पहले तो इस ऑब्सीन मटेरियल का मतलब समझो, ये ऑब्सीन है, ऑब्सीन मटेरियल। इस ऑब्सीन मटेरियल का पहले तो मतलब समझो। ऑब्सीन मटेरियल का मतलब है कनेक्टेड विद सेक्सुअल एक्टिविटीज, कनेक्टेड विद सेक्सुअल, एक सेकंड को थोड़ा सा मार्कर हल्का करना पड़ेगा। कनेक्टेड विद सेक्सुअल एक्टिविटीज विच इज अनएक्सेप्टेबल, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं ऑब्सीन मटेरियल। उसका डिससेमिनेशन, डिससेमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फैला देना, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये भी एक साइबर क्राइम है? अब आप भी समझ गए होंगे सारी चीजें। किसी भी ऐसे ऑब्सीन मटेरियल का डिससेमिनेशन करना जो कि अनएक्सेप्टेबल है, डिससेमिनेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल। डेफामेशन, आप समझते हो डेफामेशन, मानहानि, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मानहानि। कोई आपके बारे में गलत गलत राय फैला रहा है, गलत गलत न्यूज फैला रहा है, जैसे कि आप देखते हो कई बड़े बड़े एक्टर्स, बिजनेसमैन एक दूसरे के अगेंस्ट में डेफामेशन डालते रहते हैं, कंपनीज के अगेंस्ट में डेफामेशन डालते रहते हैं, कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट में डेफामेशन डालती रहती है, मानहानि की, भाई इसने मेरे प्रोडक्ट को नीचा दिखाया, गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट करी मेरे प्रोडक्ट को लेकर, या मेरे प्रोडक्ट को किसी तरीके से हैम्पर करने की कोशिश करी, डेफामेशन बोलते हैं इसे, मानहानि। और वहां पे कोई कंप्यूटर का यूज कराया। अनऑथराइज एक्सेस ओवर कंप्यूटर सिस्टम, आपने किसी के कंप्यूटर सिस्टम पर अनऑथराइज, अनऑथराइज मतलब अनअथॉरिटेटिव, मतलब विदाउट पावर, यानी आपके पास होनी नहीं चाहिए थी, आपने जोर जबरदस्ती से किसी तरह
किसी का कंप्यूटर सिस्टम पर एक्सेस ले लिया, क्या ये भी एक जुर्म है? बच्चों, साइबर एक्ट कहता है किसी के कंप्यूटर सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना एक क्राइम है, आपको उसके लिए सजा दी जा सकती है। कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं सर आप तो ऐसे, अरे भाई ऐसी एक्टिविटीज लोग करते हैं जो अनलॉफुल हैं बट चल रही हैं। अब एक बात बताओ, बिना हेलमेट के बाहर निकलना क्या जुर्म नहीं है? बट लोग निकलते हैं। क्या कैश सेल करना विदाउट बिल जुर्म नहीं है? बट लोग करते हैं। तो ये बात मत बोलो कि सर जो हम कर रहे हैं वो जुर्म नहीं है। हो सकती है कई ऐसी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो जो अनलॉफुल हो बट चल रही है धक्का पे। इनडिसेंट एक्सपोजर, इसका नाम है इनडिसेंट एक्सपोजर। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इनडिसेंट एक्सपोजर। इनडिसेंट, इनडिसेंट मतलब जो डिसेंट नहीं है, एक्सपोजर मतलब एक्सपोज करना। इसका मतलब क्या होता है? इंटेंशनली शोइंग, इंटेंशनली शोइंग वंस सेक्सुअल ऑर्गन्स, इंटेंशनली शोइंग वंस सेक्सुअल ऑर्गन्स इन पब्लिक, इसे बोलते हैं इनडिसेंट एक्सपोजर। क्या साइबर क्राइम है ये? देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा। कोई आपको ईमेल्स के थ्रू हैरेस कर रहा है, या किसी और किसी भी तरीके की सोशल मीडिया साइट पर स्टॉक कर रहा है, या कोई ऑब्सीन मटेरियल का डिसेमिनेशन हो गया है, डेफामेशन हो गया है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया है, या इनडिसेंट एक्सपोजर हो गया है। अगला ईमेल स्पूफिंग, इसका नाम है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है बच्चों? इसके बारे में कहां लिखवाऊं आपको? चलो यहां लिखवा देता हूं ईमेल स्पूफिंग के बारे में। बच्चों, एक आपको ईमेल रिसीव होना विद फेक ईमेल एड्रेस, इसे बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। लिखो, क्रिएशन ऑफ ईमेल, क्रिएशन ऑफ ईमेल विद फॉर्ज्ड एड्रेस, विद forged, forged, forged address, क्रिएशन ऑफ ईमेल विद फॉर्ज एड्रेस, यानी एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर्ज्ड मतलब होता है फेक, यानी एक्चुअल में जिस ईमेल से आपको मेल आई है वो है नहीं। जैसे कि क्या होता है, आप देखते हो ऑनलाइन फ्रॉड्स में लोग ऐसे ही करते हैं। आपको ईमेल शो हो रही होती है, आई है HDFC बैंक से, ऊपर जो ईमेल आईडी डली हुई है वो डली हुई है HDFC@customersuppport.com, और एक्चुअल में ऐसी कोई ईमेल है नहीं। किसी साइबर के बंदे ने फेक आपको ईमेल डाल दिया और आपने उस पर विश्वास कर लिया। ओहो वेरी गुड, दिस इज गुड, हमें तो HDFC से मेल मिल गई। तो ये होते हैं फेक। आपको सब कुछ ओरिजिनल लग रहा है जी, HDFC का ईमेल आया हुआ है, पूरा नीचे HDFC की टर्म्स एंड कंडीशंस। अरे भाई 2 मिनट का काम है एक साइबर के बंदे के लिए। वो एक फेक ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसका कोई डोमेन क्रिएट करेगा, और HDFC की साइट से HDFC की इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करेगा और आपको मेल कर देगा। आप समझोगे जी सब कुछ ओरिजिनल है और आप चीटिंग में फंस जाओगे। इसे बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। और चीटिंग्स एंड फ्रॉड्स, इसके बारे में तो क्या बताऊं, किसी भी दिन न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा ऑनलाइन आज के टाइम पे कितने फ्रॉड्स होते हैं। ये फ्रॉडस्टर्स लोगों की लाखों करोड़ों की सालों भर की कमाई 2 मिनट में गायब कर जाते हैं। हेलो सर, आपके फ़ोन में एक ओटीपी आया होगा सर, आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं सर, ओटीपी शेयर कर दो सर। लो जी ओटीपी शेयर कर दिया, अकाउंट से पैसे ही गायब। पेटीएम से फ़ोन आया जी आपको केवाईसी शेयर करेंगे सर, आपका केवाईसी नहीं हुआ सर, वरना आपके 1100 रुपये कट जाएंगे सर, आप फटाफट केवाईसी अपडेट करा दो, ओटीपी दे दो सर। ओटीपी दे दिया, पेटीएम का बैलेंस ही गायब। क्या बात समझते हो? ठीक है सर। फॉलोइंग आर द क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकते हैं वो समझो। कंप्यूटर वेंडलिज्म, कंप्यूटर वेंडलिज्म, कंप्यूटर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना, इसे बोलते हैं कंप्यूटर वेंडलिज्म। किसी भी कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर जैसे लैपटॉप हो गया या अदर कोई भी कंप्यूटर की डिवाइस, उसके ऊपर किसी भी तरह का मेलिशियस, मेलिशियस मतलब होता है किसी भी तरह का, मेलिशियस मतलब कि आपको कैसे समझाऊं, अनएक्सेप्टेबल, मेलिशियस बेकार,
बैड विद बैड इंटेंशन, मैलिशियस किसी भी तरह का एक्ट किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को लेकर, उसे बोलते हैं कंप्यूटर वेंडलिज्म। ट्रांसमिटिंग वायरस, आप देखते हो इंटरनेट से जैसे ही कनेक्ट करो लाखों नोटिफिकेशंस, वायरस है वायरस है वायरस है, लोग जानबूझकर क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर्स में वायरस डाल देते हैं। कभी कभार वो वायरस आपकी कंप्यूटर फाइल्स को डिलीट कर देता है, कभी कभार उनकी कॉपी क्रिएट कर देता है, कभी कभार आपके कंप्यूटर को हैंग कर देता है, फ्रीज कर देता है, इसे बोलते हैं ट्रांसमिटिंग वायरस। तो ये भी एक क्राइम माना जाता है अगर इंटेंशनली करा है आपने तो। ठीक है, आगे आ जाओ। नेट ट्रेसपास, नेट ट्रेसपास का मतलब क्या होता है देखना, एंट्री, इसे एक तरह से आप हैकिंग कह सकते हो, एंट्री इनटू सिस्टम विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन, हैकिंग कह सकते हो आप। नेट ट्रेसपास, आपने ट्रेसपास तो सुना होगा, आप देखते होगे कि फॉलोइंग आर्मी ने, किसी कंट्री की आर्मी ने ट्रेसपास कर दिया, उस एरिया में ट्रेसपास कर दिया जहां पे उसको अलाउड नहीं था जाना। जैसे पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया की टेरिटरी में ट्रेसपास कर दिया, मतलब जहां अलाउड नहीं था वहां पे आप घुस गए, ट्रेसपास। और नेट ट्रेसपास, जहां पे नेट वर्ड जुड़ गया, टेक्नोलॉजी वर्ड जुड़ गया, तो नेट ट्रेसपास, ट्रेसपास प्लस नेट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है आप सबको पता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इन सबको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी ऊपर आपको समझाया था बिजनेस सॉफ्टवेयर पेटेंटिंग, किसी ने आपके पेटेंट को कॉपी कर लिया, किसी ने आपके ट्रेडमार्क को यूज कर लिया, ठीक है ना। मान लो किसी ने क्या करा, फेसबुक पे अमेजोन का लोगो कॉपी करके आपसे कुछ पैसे ऐंठ लिए, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स। आपने किसी और की गुडविल प्रॉपर्टी, किसी और की गुडविल ट्रेडमार्क को यूज करते हुए किसी के साथ क्राइम कर दिया। इंटरनेट टाइम थेफ्ट, मतलब तो इंटरनेट टाइम थेफ्ट मैं नहीं मानता कि अब एग्जिस्ट करते हैं, ये पुराने टाइम का थेफ्ट है। इंटरनेट टाइम थेफ्ट का मतलब किसी का इंटरनेट चुरा लेना। कैसे समझना, पहले क्या होता था, जैसे कि क्या होता था, 300 रुपए में महीने का 2 GB मिला, 300 रुपए का 3 GB मिला, और आपने उसके उस 3 GB 2 GB 1 GB डाटा को अनऑथराइज एक्सेस कर लिया। आप उसको 3 GB डाटा मिला, आपने किसी तरीके से उसके डाटा को एक्सेस करके उसका 2 GB यूज कर दिया, उसे बोलते थे इंटरनेट टाइम थेफ्ट। बट आज के टाइम में अनलिमिटेड इंटरनेट है भाई, लोगों के पास अनलिमिटेड है, जितना मर्जी यूज कर लो, तो क्या टाइम थेफ्ट होंगे उसमें। तो हो भी सकता है, बट रेयर है, अब के टाइम पे रेयर है, पहले बहुत ज्यादा था, अब के टाइम पे तो रेयर है, क्योंकि एवरीबडी हैज अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस जब से जियो ने हमारे लॉन्च करा है। अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अगेंस्ट में क्या क्या साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, किसी के पास अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन होना। अगर आपने थोड़ा सा भी कंपनीज एक्ट पढ़ा है तो आप समझ सकते हो कि अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है, अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है ना। अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। कंपनी की अनडिस्क्लोज्ड बैलेंस शीट, एग्जांपल बता रहा हूं, ये एग्जांपल है, अनडिस्क्लोज्ड बैलेंस शीट। बच्चों, एक कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई 1 साल की, अभी उसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करा, वो अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है। अगर किसी पर्सन ने उसका डिस्क्लोजर कर दिया, बहुत बड़ा क्राइम है ये, कंपनीज एक्ट के तहत भी और आईटी एक्ट के तहत जो पेनल्टी लगेगी वो अलग। क्योंकि बच्चों इस बैलेंस शीट से ही शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होगा। बैलेंस शीट पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव शेयर प्राइस, बैलेंस शीट नेगेटिव शेयर प्राइस, और आपने इसे पहले ही डिस्क्लोज कर दिया, मार्केट में हवा फैल जाएगी, बवा फैल जाएगी। बवा समझते हो, महामारी। साइबर टेररिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइबर टेररिज्म, टेररिज्म तो समझते हो, किसी टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देने के लिए आपने कंप्यूटर का यूज करते हुए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर कुछ क्या कर दिया, उनके सिस्टम्स को करप्ट कर लिया, किसी भी तरह से कोई मैलिशियस, कोई प्रिजुडिस फैला दी। साइबर टेररिज्म मतलब जो टेरर एक्टिविटी ऑनलाइन तरीके की कंप्यूटर का यूज करते हुए करी गई अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, अब अगेन आप कहोगे सर हम तो पायरेटेड यूज करते हैं। अरे भाई, आप जो काम करते हो जरूरी नहीं वो लॉफुली हो,
हम बहुत सारे डेली ऐसे अनलॉफुल एक्ट्स करते हैं जिनके लिए सजा है, बट इंडिया इज अ कंट्री जहां पे धक्का बेल सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे तो रेपिस्ट को सजा नहीं दी जा सकती, मर्डरर्स को सजा नहीं दी जा सकती, किसी पॉलिटिशियंस को सजा नहीं दी जा सकती, किसी रिच बिजनेसमैन को सजा नहीं दी जा सकती थी, किसी रिच एक्टर्स को सजा नहीं दी जा सकती, जबकि उनके क्राइम्स प्रूव्ड हैं, उनके खिलाफ एविडेंसेस हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जब उनको ही सजा नहीं दी जा रही, तो ऐसी बहुत सारी हजारों एक्टिविटीज हैं जो अनलॉफुल चल रही है बट कोई सजा नहीं है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, 90% इंडिया के अंदर जो सॉफ्टवेयर चलते हैं पायरेटेड चलते हैं, बता दो। आप लोग वाई सिटी के सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर आज तक लाके यूज करे होंगे आपने, चलो वाई सिटी तो बहुत पुरानी गेम हो गई, पता भी नहीं आप लोगों ने खेली होगी। माइक्रोसॉफ्ट की जितनी विंडोज आप डालते हो सारी सारी पायरेटेड डालते हो, अभी भी ओरिजिनल डालिए, 10-10 हजार रुपए की ओरिजिनल विंडो है, हम 500 रुपए की डलवा लाते हैं। क्या एक क्राइम है? यस, इट इज प्योरली ट्रूली अ क्राइम, बट सजा नहीं है, चल रहा है धक्का पेल में। अगेंस्ट सोसाइटी, जहां पे पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो गई। पॉल्यूटिंग द यूथ थ्रू इनडिसेंट एक्सपोजर, ऊपर आपको इनडिसेंट एक्सपोजर की डेफिनेशन पढ़ाई थी। यूथ को पॉल्यूट करना, जो कि आजकल का हो ही रहा है, इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, समझती हूँ। ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग, बच्चों को बेच देते हैं, गर्ल्स को बेच देते हैं, बॉयज को बेच देते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन क्या करा, ऑनलाइन झांसा दिया, आ जाओ जी जॉब करने आ जाओ, महाराष्ट्र में जॉब करने आ जाओ, पुणे में जॉब करने आ जाओ। किसी तरह से यूथ को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किसी भी तरह से पॉल्यूट करके ले गए, बेच दिया उन्हें। ट्रैफिकिंग जिसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल क्राइम्स, मैंने बताया पैसा गायब, एक ओटीपी शेयर किया पैसा गायब, पेटीएम का लिंक ओपन करो, कोई किसी का मैसेज आया, लिंक ओपन करा, पैसा गायब। आजकल बहुत ऐसे फ्रॉड्स में, चेक कर लो पेटीएम की वेबसाइट पर, मेरे साथ हुआ इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ एक मैसेज आया था पेटीएम लिंक का कि अपना केवाईसी अपडेट कर दो, इस लिंक पे क्लिक करके मैंने लिंक क्लिक करा, लिंक क्लिक करते ही पता नहीं क्या हुआ, मेरा इंटरफेस उसके इंटरफेस के साथ जुड़ गया, मेरे अकाउंट में 4,500 रुपए थे, 2 मिनट में गायब। मैंने पेटीएम को फोन करा, उन्होंने कहा आपने लिंक क्लिक क्यों करा? जब आपके पास पेटीएम की ऐप है, आप गूगल पे पेटीएम जाके कर सकते हो, आपने किसी अनऑथराइज्ड मैसेज से आपने पेटीएम का लिंक क्लिक करा। हुआ क्या, मैंने जैसे पेटीएम का लिंक क्लिक करा, उस पेटीएम के लिंक से मेरा जो व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल थी वो लिंक हो गई, और उसने क्या करा, मेरे मेरे कार्ड से तुरंत शॉपिंग कर दी, मेरा पैसा जीरो। मैं क्या कर लिया? उन्होंने कहा आपने क्लिक क्यों करा, आपकी गलती है, यू आर द कल्प्रिट। सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, ई सिगरेट्स, आपने सुना होगा ई सिगरेट्स बेचते हैं लोग, अगर आप लोगों ने नहीं सुना सर्च कर लेना ई सिगरेट्स क्या होती हैं। पेन ड्राइव की फॉर्म में, पेन्स की फॉर्म में बैटरी लगा दो और पियो, ई सिगरेट्स होती हैं, आजकल बैन कर दी गई हैं इनका सेल परचेज। अफीम गांजा सेल परचेज, सट्टेबाजी, ऑनलाइन गैम्बलिंग, 365 सुना होगा, बेट 365, फॉर्जरी, फॉर्जरी मतलब मैंने आपको बताया फेक, फेक रिप्रेजेंटेशन कर देना, ये सारे के सारे हैं ऑनलाइन क्राइम्स। क्या बात समझ में आती है? पेपर में क्वेश्चन इनके बारे में कैसे आएगा देखो, मॉड्यूल में डेफिनेशंस नहीं दे रखी इसलिए डेफिनेशंस नहीं आएंगी, मैंने आपको जो लिखवा दी समझा दी वो बस आपके बेनिफिट के लिए थी। पेपर में ऐसे आएगा, सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर क्राइम इज कमिटेड या कैन बी कमिटेड अगेंस्ट सोसाइटी। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत दे देगा, या पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल वाला क्राइम दे देगा, 3 कोई और क्राइम दे देगा। तो आपको पता करना पड़ेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगेंस्ट सोसाइटी में ये है, अगेंस्ट इंडिविजुअल में ये है, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये है। बस इतना ही पूछेगा कि कौन सा इंडिविजुअल का क्राइम है, कौन सा सोसाइटी क्राइम है, दैट्स इट। डेफिनेशन नहीं पूछेगा क्योंकि मॉड्यूल में नहीं दे रखी है। अब आपको आज की क्लास का कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपको घर पढ़ना है। पेनल्टीज, ये आपको घर पढ़नी है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको पढ़ने का पैटर्न बता देता हूं। बच्चों ये दे रखा है पेनल्टी का सब्जेक्ट कि क्या क्राइम करने पर कितनी पेनल्टी मिलेगी, वो ये दे रखी है। जैसे कि समझना, अगर आपने किसी के कंप्यूटर डैमेज या किसी के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करा, किस तरीके से डैमेज करा, आपने उसके कंप्यूटर में से कुछ डाउनलोड कर लिया अनऑथराइज्ड तरीके से, किसी भी तरीके से उसके कंप्यूटर में से कुछ, ये सारा का सारा ना उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉज टू भी इंट्रोड्यूस कर दिया, कंप्यूटर कंटेनमेंट और कंप्यूटर वायरस, उसके कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस डाल दिया किसी भी तरीके से,
डैमेज और कॉज टू बी डैमेज यानी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क डाटा कंप्यूटर एनी अदर प्रोग्राम्स रिसाइडिंग इन सच कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को डैमेज कर दिया तो आपको पेनल्टी दी जा सकती है 1 करोड़ की। आप लोग शॉक हो गए होंगे। यस, किसी भी कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, उसके किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर डिवाइस को, पेरिफेरल को डैमेज करना आपको 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी दिलवा सकता है। पेपर में क्या सर ये पेनल्टीज आ सकती हैं? यस, आपको पेनल्टीज घर बैठ के लर्न कर लेनी है। मैं आपको बस समझा दे रहा हूं क्या होता है। देखो, हैक कर लेना किसी कंप्यूटर के, किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैकिंग करना with the intent to cause or knowingly that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public। अगर आपने हैकिंग करी है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है कितने की? देखना, 3 साल की पनिशमेंट, 3 इयर्स की जेल, और पेनल्टी दे सकते हैं कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। और अगर आपका क्राइम इतना सीरियस है, बहुत सीरियस है, तो दोनों भी दिया जा सकता है, और बोथ। आप समझे ना, अप टू 3 इयर्स का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 3 साल की जज दे सकता है। अप टू 2 लाख मतलब मैक्सिमम 2 लाख की दे सकता है, और बोथ का मतलब दोनों भी दी जा सकती हैं। अब जज कितनी देगा ये भैया उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका क्राइम छोटा है, अनइंटेंशनली था, पहली बार करा था, तो वो आपको कम, जैसे कि 6 महीने की सजा दे दी, 50,000 में छोड़ दिया। जी नहीं, आप तो बहुत ढीठ, और मान लो वो भी उस टाइम बड़ा गुस्से में चल रहा है, बीवी से लड़के आया, तो क्या पता आपको 3 साल की सजा और 2 साल का 2 लाख रुपए का पेनल्टी दोनों चीजें थोप दे। तो जज के ऊपर है, प्रॉपरली जज देखेगा इस लेवल का क्राइम है। तो ये कुछ 5 से 7 पेनल्टीज दी हुई हैं। इन सबका ये सब्जेक्ट सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सब्जेक्ट और कितने टाइम की पेनल्टी मिल सकती है उतना लर्न करना है, दैट इज। आज का सेशन करते हैं बच्चों यहीं खत्म। बाय बाय।